लंदन की सर्द हवा में धुंध जैसे किसी भूले हुए रहस्य को छुपा रही थी। डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। थेम्स नदी पर लहरों की हल्की सी आवाज और सड़क पर गाड़ियों की टप-टप आवाज। वॉटसन के हाथ में सुबह का अखबार था, पर ध्यान कहीं और था। उनके सामने मेज पर पड़े नोट को देखकर ही मालूम हो रहा था कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। वो नोट शेरलॉक होम्स का था, सिर्फ 4 शब्दों में लिखा हुआ, प्रिपेयर फॉर द नॉर्थ। उत्तर, वॉटसन बुदबुदाए। कहीं फिर कोई पागलपन तो नहीं शुरू कर दिया इसने? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और वही जाना पहचाना ठंडे चेहरे वाला आदमी अंदर आया। शर्लॉक होम्स। उसके कोट पर जमी बर्फ की हल्की परतें पिघल रही थी और हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसने बिना कुछ कहे वो वॉटसन की तरफ फेंका। नॉर्वे, होम्स बोला। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। स्कालविक नाम का गांव, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान की पहुंच खत्म होती है और अंधविश्वास शुरू। वॉटसन ने लिफाफा खोला। उसमें नॉर्वे के पुलिस विभाग का एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि स्कालविक के एरेंसबर्ग मैनर में लगातार 3 मौतें हो चुकी हैं और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हवेली में व्हाइट लेडी का साया भटकता है। हर मौत से पहले रात 2:13 बजे हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक सफेद आकृति दिखाई देती है। 3 लोग मर चुके हैं, होम्स बोला, और चौथा अभी जिंदा है, काउंट हेनरिक अरेंसबर्ग, जिसने मुझे लिखा है। वॉटसन ने सिर उठाया। तुम्हें? हाँ, उसने कहा। इफ लॉजिक कैन डिफीट डेथ, कम टू स्कालविक। 3 दिन बाद वे दोनों लंदन से बर्गन, नॉर्वे की ठंडी ट्रेन में बैठे थे। बाहर सफेद पहाड़, अंदर लकड़ी की सीटों की ठंडक। वॉटसन बोले, मुझे नहीं लगता, होम्स, कि भूतों का मामला तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए है। तुम हमेशा कहते हो, हर रहस्य का एक तर्क होता है। होम्स मुस्कराया नहीं। उसकी आंखें खिड़की से बाहर जमी थी। वॉटसन, उसने कहा, हर कहानी का तर्क होता है, पर कुछ कहानियों में तर्क इतना गहरा छिपा होता है कि लोग उसे भूत कह देते हैं। रात ढली, ट्रेन रुक रुक कर आगे बढ़ती रही और सुबह वे पहुंचे स्कालविक। वो छोटा सा बर्फ से ढका गांव था। सड़कें सन्नाटे से भरी, घरों के दरवाजे बंद, सिर्फ चर्च की घंटी की आवाज जो हर कुछ देर बाद ठंडी हवा में गूंज जाती थी। एक वृद्ध गाइड ने उन्हें एरेंसबर्ग मैनर तक पहुंचाया। वो बोला, उस हवेली के पास मत जाना, सर। वहां सफेद औरत रहती है। वॉटसन ने गाइड को देखा। उसका चेहरा डर से सफेद था, जैसे वो खुद उस भूत को देख चुका हो। हवेली के सामने पहुंचते ही लगा जैसे बर्फ भी वहां कदम रखते डर रही हो। ऊंचे गॉथिक स्तंभ, टूटी खिड़कियां और हवा में किसी पुराने परफ्यूम की महक जो धीरे धीरे सड़ांध में बदल जाती थी। दरवाजा खुद ही चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, पीछे से किसी ने पुकारा। एक लंबा, दुबला आदमी काले कोट में सामने आया। काउंट हेनरिक अरेंसबर्ग। उसकी आंखों के नीचे एक गहरी नींदहीन परछाइयां थी। आपका स्वागत है, उसने धीमे स्वर में कहा, उस घर में जो अब मेरा नहीं रहा, बल्कि उसका है। उसका? होम्स ने पूछा। व्हाइट लेडी, उसने बुदबुदाया, मेरी पत्नी, जो अब जीवित नहीं। वॉटसन ने चौंक कर देखा। मतलब, ये भूत आपकी पत्नी का है? काउंट ने सिर झुकाया। 3 साल पहले मेरी पत्नी एलेनोर इसी घर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरी थी। लोग कहते हैं वो आज भी लौटती है। होम्स ने अपनी जेब से छोटा नोटबुक निकाला। आपने कहा था कि 3 मौतें हुई हैं। काउंट ने कांपते हाथों से सिर हिलाया। पहला, नौकर कार्ल, जिसने उसकी छाया देखी थी। दूसरा, माली ओलाव, जिसने उसकी आवाज सुनी थी। तीसरा, मेरी बहन, जो उस रात उसी कमरे में थी। वॉटसन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात का खाना लगभग खामोशी में हुआ।
होम्स ने सिर्फ थोड़ी सी सूप पी और बार बार ऊपर की सीढ़ियों को देखता रहा। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, हम आज रात तीसरी मंजिल पर रुकेंगे। 2:13 बजे। वॉटसन का चम्मच हवा में ही रुक गया। तुम, मतलब, उस समय जब वो भूत दिखाई देती है? बिल्कुल, होम्स बोला, क्योंकि डर की जड़ वही होती है जहां लोग जाना छोड़ देते हैं। रात गहराने लगी। हवेली की दीवारों में हवा की सरसराहट गूंजने लगी और कहीं दूर कोई पुरानी घड़ी बजने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। घड़ी ने 2 बजाए। 2:10, 2:11। वॉटसन की हथेलियां ठंडी पड़ गई। होम्स खिड़की के पास बैठा अपनी दूरबीन से बाहर देख रहा था। 2:13 और तभी खिड़की के पार बर्फीली धुंध में एक सफेद साया उभरा, लंबा, लहराता, जैसे किसी औरत का गाउन, और उसकी आंखें 2 जमी हुई आग के गोले जैसी। वॉटसन ने सांस रोक ली। होम्स, वो है। पर होम्स नहीं हिला। उसकी नजरें स्थिर थी। देखो उसकी चाल, वॉटसन। वो बर्फ पर चल नहीं रही, तैर रही है, यानी जमीन को छू नहीं रही। तो भूत या बहुत चतुर इंसान, होम्स ने बुदबुदाया। अचानक वो साया मुड़ा और हवेली के अंदर की ओर देखने लगा। उसकी आंखें सीधे उनकी खिड़की पर थी। कमरे में तापमान अचानक गिर गया। वॉटसन के हाथ कांपने लगे। फिर एक आवाज आई, शर्लॉक होम्स। ठंडी, टूटी, पर साफ, जैसे किसी बर्फीली कब्र से आ रही हो। होम्स का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकी। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, अब हम इस घर में अकेले नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदा नहीं हैं। सुबह की पहली रोशनी मुश्किल से हवेली तक पहुंची। वॉटसन ने देखा कि फर्श पर बर्फ जमी है, लेकिन पदचिन्ह नहीं। कोई आया था, फिर भी निशान नहीं। होम्स ने झुककर बर्फ की सतह को देखा। ये प्राकृतिक नहीं, ये ड्राई आइस है, वॉटसन। ठंडी कार्बन गैस। मतलब मतलब कोई चाहता है कि ये दिखे अलौकिक। वॉटसन ने हैरानी से कहा, तो जो भी है, उसने जानबूझकर ये माहौल बनाया है? होम्स ने सिर उठाया। उसकी आंखों में बर्फीली दृढ़ता थी। हां, वॉटसन, और आज रात हम उस भूत को पकड़ेंगे। वो मुड़ा और खिड़की से बाहर देखा। बर्फ गिर रही थी, लेकिन हवा में कहीं से वही धीमी आवाज फिर गूंजी, शर्लॉक होम्स। इस बार आवाज और पास थी। सूरज का प्रकाश बर्फ के कांच पर गिरकर जैसे तुरंत मर गया। एरेंसबर्ग मैनर के अंदर सुबह भी रात जैसी लग रही थी। डॉक्टर वॉटसन ने अपनी डायरी खोली। रात को मैंने जो देखा वो मेरी समझ से बाहर है। पर होम्स की आंखों में न डर था, न हैरानी, मानो वो किसी भूत से नहीं, किसी योजना से सामना कर रहा हो। वो नीचे आए। होम्स फायरप्लेस के पास बैठा था। सामने लकड़ी की मेज पर कई अजीब चीजें रखी थी। एक धातु का छोटा सिलेंडर, एक मोमबत्ती का जला अवशेष और सूखे बर्फ के टुकड़े। वॉटसन, होम्स बोला, तुमने नोट किया था, जब वो व्हाइट लेडी दिखाई दी तब तापमान अचानक गिर गया? हां, मैंने देखा। सांस जमने लगी थी। वो प्राकृतिक नहीं था, होम्स ने कहा। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी धुंध बनाता है। किसी ने इसे हवेली के वेंटिलेशन में डाला ताकि ऐसा लगे जैसे कोई भूत निकला हो। वॉटसन बोला, मतलब ये सब इंसानी चाल थी? होम्स ने सिर झुकाकर कहा, हां, पर सवाल यह है, कौन और क्यों? हवेली के तीसरे तल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थी। होम्स ने हर कमरे को सावधानी से जांचा। वॉटसन ने नोट किया, हर कमरे में एक पुराना वेंटिलेशन शाफ्ट था, बहुत पतला, दीवारों के अंदर छिपा हुआ। ये शाफ्ट पुराने गैस सिस्टम के हैं, वॉटसन बोला, पर अब तो ये बेकार पड़े हैं। शायद नहीं, होम्स ने फुसफुसाया। अगर कोई इस हवेली को जीवित दिखाना चाहे, जैसे ये सांस ले रही हो, तो इन्हीं शाफ्ट्स में से हवा, गैस
या धुंध छोड़ी जा सकती है। उसी वक्त दीवार के भीतर से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई। वॉटसन चौंका। क्या तुमने सुना? होम्स झुक गया, कान दीवार से लगाया। हां, ये हवा नहीं, ये यांत्रिक है, जैसे कोई पाइपलाइन में वाल्व खोल रहा हो। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई, कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में कुछ फुसफुसाया। होल्म्स, वॉटसन ने डर से पीछे हटते हुए कहा। ये फिर वही आवाज। होम्स ने शांत स्वर में कहा, और अगर मैं कहूं कि यह दीवार के अंदर से आ रही है? उसने अपनी जेब से एक छोटा मेटल डिवाइस निकाला, एक स्टेथोस्कोप जैसा, लेकिन खास तौर पर ध्वनि पकड़ने के लिए। वह दीवार के पास झुका और कहा, वॉटसन, कोई है जो इन दीवारों के भीतर घूम रहा है। रात ढलने से पहले होम्स ने काउंट एरेंसबर्ग से पुराना हवेली का नक्शा मांगा। नक्शा बड़ा था, धूल से ढका। वॉटसन ने गौर किया, ये शाफ्ट्स हर कमरे को जोड़ते हैं और सबसे नीचे तहखाने तक जाते हैं। होम्स की आंखें चमकी। बिल्कुल, वॉटसन, इस हवेली की दीवारें सांस नहीं ले रही, कोई इसके अंदर से बोल रहा है। काउंट ने कांपते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई जीवित व्यक्ति दीवारों के अंदर है? होम्स ने सिर हिलाया। शायद कोई जिसने अपने आप को भूत बनाकर तुम्हारे घर पर कब्जा किया है, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि वो कौन है। वॉटसन ने पूछा, तुम्हें शक किस पर है? किसी ऐसे पर, होम्स बोला, जिसे हवेली के हर कोने का पता है। काउंट ने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब? नौकर हेल्गा? संभव है, होम्स बोला। वो सालों से यहां है और हर हादसे के वक्त मौजूद थी। रात 2 बजे हवेली फिर से वैसी ही चुप थी, पर इस बार होम्स ने जाल बिछाया था। उसने दीवारों में सूक्ष्म धूल छिड़की थी। अगर कोई चलेगा तो निशान छूटेगा। कमरे में मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। वॉटसन के हाथ कांप रहे थे। क्या तुम सोचते हो आज वो फिर आएगा? होम्स ने शांत स्वर में कहा, अगर वो इंसान है तो जरूर। घड़ी ने 2:13 बजाए और तभी दीवार के अंदर से धीमे कदमों की आवाज आई। टप टप टप। वॉटसन, दीपक बंद करो। कमरा अंधेरे में डूब गया और दीवार के एक हिस्से से धीरे धीरे एक सफेद हाथ बाहर निकला। वॉटसन ने चीख रोक ली। वो हाथ मानो धुएं में बना था, लेकिन नाखून असली और हड्डियां ठंडी। फिर एक चेहरा उभरा, सफेद कपड़ों में, पीली आंखें और झूलता हुआ गाउन। व्हाइट लेडी। होल्म्स, वो फुसफुसाई, क्यों लौटे तुम? होम्स ने कदम बढ़ाया, क्योंकि तुम कभी गई ही नहीं, एलिनोर। साया झटका खा गया और अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में घुल गया। वॉटसन ने चिल्लाया, वो गायब हो गई। होम्स झुककर फर्श देखा। नहीं, वॉटसन, वो गई नहीं, भागी है। दीवार के कोने में उसने एक पतली दरार पाई और उसके पीछे से आती थी मनुष्य की सांस जैसी आवाज। सुबह वे तहखाने में उतरे। ठंडी हवा, लोहे के पुराने पाइप और अंधकार की गंध। होम्स ने अपनी लालटेन ऊंची की और दीवार में लगा एक लोहे का दरवाजा देखा, जिसे आधा जंग ने खा लिया था। उस पर लिखा था, मेंटेनेंस एक्सेस 1874 इंच, यहीं से वो अंदर आता जाता है। होम्स बोला। वॉटसन ने दरवाजा धकेला। अंदर एक संकरा रास्ता जो दीवारों के भीतर ऊपर तक जाता था। तो ये वही मार्ग है जिससे भूत दिखाई देता था, वॉटसन ने कहा। हां, होम्स ने उत्तर दिया, और जो आवाजें सुनी जाती थी वो इन्हीं पाइपों के जरिए पूरे घर में फैलाई जाती थी। अचानक उनके पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वॉटसन पलटा। वो हेल्गा थी। उसके हाथ में एक पुरानी मोमबत्ती और आंखों में अजीब चमक थी। तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे, उसने कहा। वो अब भी यहां है, वो हमें देख रही है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, हेल्गा, तुम्हें पता है, वो औरत जिंदा नहीं,
पर कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हेल्गा कापी, तुम झूठ बोलते हो। मैंने उसे देखा है, उसने मुझसे बात की है, या फिर किसी ने तुम्हें दिखाया है, होम्स ने ठंडी आवाज में कहा। उसी वक्त ऊपर से कुछ गिरा, जैसे कोई भारी चीज धड़ाम से गिरी हो। वॉटसन बोला, ऊपर कोई है। वे दौड़े, सीढ़ियों से ऊपर, तीसरे तल की ओर। कमरा खुला, काउंट हेनरिक जमीन पर पड़ा था, निर्जीव। उसके चेहरे पर जमी ठंडक ने सब कुछ कह दिया था। वॉटसन ने हाथ कांपते हुए कहा, एक और मौत, और वो भी हमारे सामने। होम्स झुका, उसके गले के पास कुछ देखा। ये देखो, वॉटसन, गले पर हल्का निशान, मानो किसी पतली रस्सी से खींचा गया हो, और उस रस्सी पर लाल पाउडर का अंश, आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर। वॉटसन ने पूछा, तो इसका मतलब? होम्स ने धीरे से कहा, मतलब ये कि जिस व्हाइट लेडी को सबने देखा, वो कोई और नहीं, जीवित इंसान है, जो वैज्ञानिक तरीके से डर पैदा कर रहा है। वॉटसन ने पूछा, लेकिन कौन और क्यों? होम्स की आंखें ठंडी हो गई। यही हमें आज रात पता लगाना होगा, वॉटसन, क्योंकि अब खेल अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। रात उतर चुकी थी, बाहर बर्फ गिर रही थी, और हवेली में सिर्फ एक ही लॉ थी, जिसके पास होम्स खड़ा था, अपनी रिवॉल्वर और एक छोटा मेटल डिटेक्टर हाथ में लिए। वॉटसन ने कहा, अगर वो इंसान है तो आएगा, अगर नहीं तो। होम्स ने शांत स्वर में कहा, तो फिर हमें इतिहास में पहला भूत पकड़ने का श्रेय मिलेगा। घड़ी ने 2:10 बजाए, और तभी दीवार से फिर वही आवाज, हॉल्मिस। 2:13। सफेद साया फिर उभरा, लेकिन इस बार होम्स तैयार था। उसने अपनी मेटल लैंप की रोशनी सीधी उस साए पर डाली, और धुआं हटते ही एक चेहरा दिखाई दिया। वॉटसन की सांस रुक गई। ये तो एलिनोर नहीं है, होम्स ने धीरे से कहा। नहीं, वॉटसन, ये हेल्गा है। हेल्गा ने ठंडी हंसी हंसी। हां, मैं ही हूं। मैंने एलिनोर को मरते देखा, पर वो हकदार नहीं थी इस घर की। मैंने उसकी जगह ली, ताकि हेनरिक को डराकर पागल कर दूं, और जब वो मरे, हवेली मेरी हो जाए। वॉटसन बोला, तुमने ये सब सिर्फ हवेली के लिए? वो हंसी, और उसके लिए जो उसने मुझसे छीन लिया, उसका प्यार। होम्स ने ठंडी आवाज में कहा, पर अब ये खेल खत्म हुआ, हेल्गा, क्योंकि मैंने तुम्हारे गैस शाफ्ट बंद कर दिए हैं। अब कोई धुआं नहीं, कोई भ्रम नहीं। हेल्गा ने चीख मारी और भागी, पर तहखाने की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला, और वो नीचे गिर गई। आवाज आई, धड़ाम। होम्स नीचे दौड़ा, वो वहीं पड़ी थी, मरी हुई। उसके पास पड़ा था सल्फर पाउडर का डिब्बा और नकली सफेद गाउन। सुबह हवेली में सन्नाटा था, बर्फ पिघलने लगी थी। वॉटसन ने कहा, तो सब कुछ एक छल था। हेल्गा ने सबको धोखा दिया। होम्स ने धीमे स्वर में कहा, हां, वॉटसन, कभी कभी सबसे डरावना भूत इंसान की लालसा होती है, जो प्यार, विरासत और बदले के नाम पर हर हद पार कर जाती है। वॉटसन ने कहा, पर वो आवाजें, वो नाम लेकर पुकारना? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, वो रिकॉर्डिंग थी, वॉटसन, पुराने फोनोग्राम से चलाई गई आवाजें, ताकि सबको लगे हवेली में कोई आत्मा है। वॉटसन ने डायरी में लिखा, शेरलॉक होम्स ने एक बार फिर साबित किया कि दुनिया में कोई भी भूत नहीं, बस इंसान के डर और लालच के रूप होते हैं। होम्स खिड़की के पास खड़ा बर्फ गिरते देख रहा था। उसने धीरे से कहा, फिर भी वॉटसन, कभी कभी लगता है वो साया आज भी दीवारों के पीछे फुसफुसा रहा है। शायद हमारी बुद्धि से ज्यादा पुरानी कोई ताकत, जो तर्क से नहीं डरती। हेल्गा की मौत के बाद भी हवेली में शांति नहीं लौटी। काउंट हेनरिक की लाश अब चर्च के नीचे रखी थी, और पुलिस ने मामला आत्महत्या से प्रेरित मानसिक अस्थिरता बताकर बंद कर दिया था। पर होम्स संतुष्ट नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा बर्फ गिरते देख रहा था। उसकी उंगलियों में अब भी वही सल्फर पाउडर का दाग था।
डॉक्टर वॉटसन ने डायरी में लिखा, मामला खत्म हुआ, पर होम्स की आंखों में बेचैनी और गहरी हो गई। वो हेल्गा के मरने के बाद से हर रात तहखाने के पास जाता है, जैसे किसी अधूरे उत्तर को खोज रहा हो। वॉटसन, होम्स ने अचानक कहा, तुमने हेल्गा का चेहरा देखा था जब वो गिरी? हाँ, उसमें डर था। डर? होम्स ने आंखें संकुचित की। या हैरानी? वो ऐसे देख रही थी जैसे किसी को देख रही हो, किसी को जो उसके पीछे था। वॉटसन चौंका। मतलब कोई और वहां था? शायद, होम्स बोला। और अगर मेरा अनुमान सही है तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात के तीसरे पहर होम्स लालटेन लेकर नीचे उतरा। वॉटसन पीछे था, हालांकि उसके दिल की धड़कनें अब हर कदम के साथ तेज हो रही थी। तहखाने में वही जंग लगी हवा, वही सर्द दीवारें। पर इस बार होम्स सीधे उस दरवाजे की ओर बढ़ा जहां से हेल्गा गिरी थी। उसने दीवार पर हाथ फेरा और पाया कि ईंटें असामान्य रूप से ठंडी थी। वॉटसन, वो बोला, ये दीवार हवा नहीं, कुछ और बाहर निकाल रही है। यहां नीचे किसी तरल के बहने की आवाज है। वॉटसन ने कान लगाया। सचमुच, कहीं गहराई में हल्की टप टप की आवाज आ रही थी। होम्स ने अपनी जेब से चाकू निकाला, दीवार की एक ईंट को हटाया और अंदर से नीली रोशनी फूटी। ये क्या है? वॉटसन ने फुसफुसाया। होम्स ने लालटेन पास लाई। अंदर एक पारदर्शी बर्फ की परत थी और उसके भीतर कुछ ऐसा जो किसी मनुष्य की हड्डी जैसा दिख रहा था। वॉटसन पीछे हट गया। हे भगवान, ये किसी का कंकाल है। होम्स की आवाज धीमी थी। और ये सालों पुराना नहीं, मुश्किल से कुछ महीने। होम्स ने उस ठंडी परत को ध्यान से देखा। वहां एक महिला की उंगलियां थी, जिनमें सोने की अंगूठी थी। उसने धीरे से कहा, वॉटसन, ये एलिनोर है। पर उसे तो 3 साल पहले दफनाया गया था। या हमें ऐसा बताया गया, होम्स बोला। पर असल में उसकी लाश कभी घर से बाहर गई ही नहीं। वॉटसन ने घबराकर कहा, मतलब हेल्गा ने नहीं, किसी और ने उसे यहां छिपाया? होम्स ने सिर हिलाया। हां, और वो कोई ऐसा था जिसे इस हवेली की हर दीवार का रहस्य पता था। वॉटसन ने पूछा, काउंट हेनरिक? होम्स चुप रहा और फिर बोला, या फिर कोई तीसरा जो इस सब पर नजर रख रहा था। अचानक ऊपर से लकड़ी की आवाज आई, चर्रर। कोई ऊपर है? वॉटसन ने कहा। हां, होम्स बोला, और अगर वो हमें देख रहा है तो अब डर उसी के लिए है। रात के 2 बजे हवेली में फिर वही सन्नाटा। वॉटसन थका हुआ था, पर होम्स अब भी नोट्स लिख रहा था। तभी अचानक दीवार पर बर्फ की परत जमी, बिना किसी ठंडक के। वॉटसन ने डरकर कहा, यह क्या हो रहा है? होम्स खड़ा हुआ, दीवार के पास गया। बर्फ के अंदर कोई आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे वो साफ हुई। एक चेहरा, वही चेहरा, एलिनोर का। होल्म्स, उसकी फुसफुसाहट फिर गूंजी, इस बार दीवार के भीतर से नहीं, नीचे से। ये असंभव है, वॉटसन बोला। वो तो मर चुकी है। होम्स ने खुद को संभाला। ये ध्वनि तरंग है। वॉटसन, किसी ने इस कमरे के नीचे एक रेजोनेटिंग चेम्बर बनाया है, जहां आवाजें बर्फ से परावर्तित होकर जिंदा लगती हैं। वॉटसन ने डरते हुए पूछा, पर ऐसा कौन करेगा? वही जिसने हवेली का निर्माण किया था। होम्स बोला, काउंट हेनरिक का पिता, एक ध्वनि विज्ञानी, एक्ूस्टिशियन। उसने इस हवेली को इस तरह बनाया कि हर कोना आवाज लौटाए, और अब वो आवाजें हमें अतीत सुना रही है। होम्स ने तहखाने के उस हिस्से की खुदाई शुरू कराई। कुछ घंटे बाद उन्होंने एक पुराना वुडन ट्रैपडोर पाया। ये नीचे जाता है, वॉटसन ने कहा। हां, होम्स बोला, और शायद यही इस कहानी का असली अंत छिपा है। उन्होंने नीचे उतरने के लिए रस्सी बांधी और उतर गए। अंधेरे में लालटेन की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। दीवारें बर्फ से ढकी थी और हवा में हल्की सी सीलन थी। तभी सामने कुछ चमका,
एक पुराना शीशा, उसके ऊपर कुछ खुदा था, ट्रूथ स्लीप्स बीनीथ साइलेंस। सच खामोशी के नीचे सोता है। वॉटसन ने बुदबुदाया, क्या इसका मतलब एलिनोर की मौत भी? होम्स ने शीशे पर हाथ फेरा और नीचे बर्फ की एक और परत टूटी। वहां कुछ था, एक डायरी। डायरी के पन्ने नमी से चिपके थे, पर कुछ पंक्तियां साफ पढ़ी जा सकती थी। हेनरिक ने कहा कि अगर मैंने हेल्गा के बारे में किसी से बताया तो वो मुझे हमेशा के लिए खामोश कर देगा। मुझे डर है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने पिता के प्रयोगों में खो गया है। हवेली अब जीती जागती लगती है और मैं उसकी कैदी हूं। वॉटसन ने पढ़ना बंद किया। होम्स, इसका मतलब हेनरिक ने ही उसे मारा। होम्स ने ठंडी सांस ली। हां, हेल्गा ने तो बस वही खेल दोहराया जिसका बीज हेनरिक ने खुद बोया था। वॉटसन ने थरथराती आवाज में कहा, तो ये हवेली सचमुच सांस लेती है क्योंकि इसमें अपराध की गूंज है। होम्स बोला, और वो गूंज कभी नहीं मिटती। वे दोनों ऊपर लौटे। बाहर बर्फ रुक चुकी थी, पर हवेली में अब भी हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई अब भी वहां हो। होम्स ने फायरप्लेस के पास एक आखिरी मोमबत्ती जलाई। वॉटसन, अब ये जगह सुरक्षित नहीं। ये हवेली अपने रहस्य खुद में समा चुकी है और अब इसे छोड़ देना ही सही होगा। वॉटसन ने पूछा, क्या तुम इसे बेचोगे? होम्स ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं इसे बंद करवाऊंगा। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो दोबारा खुलने नहीं चाहिए। वो बाहर निकला और हवेली के गेट पर एक नोट चिपकाया, दिस हाउस डज नॉट बिलोंग टू द लिविंग। ये घर जीवितों का नहीं है। फिर उसने मुड़कर कहा, चलो वॉटसन, यहां सिर्फ ठंड नहीं, अपराध की आत्मा है, और कुछ आत्माएं कभी नहीं पिघलती। रात में जब वे गांव छोड़ने वाले थे, होम्स ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। वॉटसन ने कहा, वहां कोई है। होम्स ने धीमे स्वर में कहा, या शायद सिर्फ हवेली का प्रतिबिंब। पर जब वे आगे बढ़े तो हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, शर्लॉक होम्स। वॉटसन ने घबराकर कहा, तुमने सुना? होम्स ने बस इतना कहा, कभी कभी वॉटसन, तर्क भी डर से कांप जाता है। और बर्फ के बीच से वे दोनों गायब हो गए। बर्गन से जहाज रवाना हुआ तो आसमान पर बर्फ की पतली परत तैर रही थी। डॉक्टर वॉटसन जहाज की रेलिंग पर खड़े थे, पर उनकी निगाह बार बार शेरलॉक होम्स पर जाती थी, जो एक कोने में बैठा चुपचाप पाइप पकड़े किसी गहरी सोच में डूबा था। होम्स, वॉटसन ने धीरे से कहा, कहानी खत्म हो चुकी है। हेल्गा मर चुकी। हेनरिक का सच मिल गया। अब हमें चैन लेना चाहिए। होम्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें धुंध में गुम थी। कुछ पल बाद उसने कहा, वॉटसन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें अपने भीतर लोगों का अंश समेट लेती हैं, जैसे हवेली अब भी हमारे भीतर है और हम उसके? वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत थके हुए हो। पर होम्स की उंगलियां अब भी कांप रही थी, जैसे ठंडी हवा नहीं, कोई और चीज छू गई हो उसे। 3 दिन बाद वे वापस अपने पुराने ठिकाने पहुंच गए। 221 बी का कमरा वही पुराना, वही किताबों की महक, वही वायलिन, वही शांति। पर उस दिन वॉटसन ने कुछ अजीब महसूस किया। कमरे में हवा थोड़ी ठंडी थी और शीशे पर हल्की धुंध जमी थी, हालांकि बाहर गर्म धूप थी। वॉटसन ने मजाक में कहा, क्या नॉर्वे की ठंड हमारे साथ ही लौट आई है? होम्स ने मुस्कुराने की कोशिश की, या शायद कुछ और। उसने अपनी अलमारी खोली, जहां एक छोटा काला ट्रंक रखा था, जिसमें वो अपनी केस फाइलें रखता था। वॉटसन ने देखा, ऊपर वही फाइल थी जिस पर लिखा था, द अरेंसबर्ग मैनर। पर उसके नीचे एक छोटा पैकेट पड़ा था, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये क्या है? वॉटसन ने पूछा। होम्स ने उसे उठाया। पैकेट ठंडा था, जैसे अंदर बर्फ रखी हो। उस पर लिखा था, फॉर शर्लॉक होल्म्स फ्रॉम स्कालविक। वॉटसन बोला, किसी ने ये कैसे भेजा?
हम तो हवेली के बाद किसी से नहीं मिले। होम्स ने पैकेट खोला। अंदर एक छोटा गोल शीशा था, ठीक वही डिजाइन जो उन्होंने हवेली के तहखाने में देखा था, और उसके किनारों पर उकेरा था, ट्रूथ स्लीप्स बीनीथ साइलेंस। वही वाक्य, वही लेखन। रात ढल चुकी थी। वॉटसन सो चुका था, पर होम्स उस आईने के सामने बैठा था। उसकी आंखों में वही थकान, वही जिज्ञासा। उसने धीरे से बुदबुदाया, सच खामोशी के नीचे सोता है। और तभी आईने की सतह पर धुंध की परत जमी, और उसमें उभर आया एक चेहरा, सफेद, ठंडा और स्त्रैण। होम्स पीछे हट गया। एलिनोर। चेहरा मुस्कुराया। तुमने सच खोला, पर अंत नहीं देखा। ये भ्रम है, होम्स ने खुद से कहा। ये मेरी कल्पना है। पर आईने से वही धीमी आवाज आई, हर सच का एक दूसरा चेहरा होता है, होम्स। और तुमने सिर्फ एक देखा। उसकी आंखों के सामने एक पल को हवेली की दीवारें, वो बर्फ, वो फुसफुसाहट, सब लौट आए। वो अचानक उठा और आईने पर कपड़ा डाल दिया। वॉटसन ठीक कहता था, उसने खुद से कहा। थकान भी अपराध जितनी खतरनाक होती है। अगली सुबह वॉटसन ने देखा कि होम्स अपने नोट्स जला रहा था। क्या कर रहे हो? होम्स बोला। कुछ केस बंद रहना बेहतर होते हैं। वॉटसन। पर क्यों? क्योंकि हर तर्क का अंत सुकून नहीं देता। कुछ उत्तर दिल तोड़ देते हैं। वॉटसन ने देखा कि होम्स के चेहरे पर हल्की परछाइयां थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, किसी अजीब बेचैनी का धुंधलापन था। तुम ठीक तो हो? वॉटसन ने पूछा। हां, होम्स ने कहा। बस कुछ आवाजें अब भी दिमाग में गूंजती हैं। कौन सी आवाजें? वही जो हवेली में सुनी थी। वॉटसन ने हल्के स्वर में कहा, वो तुम्हारी थकान है। होम्स ने सिर हिलाया। कभी कभी थकान और भूत में फर्क करना मुश्किल होता है। उस रात वॉटसन अचानक जागा। कमरे में ठंड थी, इतनी कि उसकी सांसें धुंध बन रही थी। होम्स, उसने पुकारा। कोई उत्तर नहीं। वो उठा, कमरे के दूसरे छोर तक गया और देखा, होम्स खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ में वही छोटा आईना। वॉटसन बोला, होम्स, क्या कर रहे हो? होम्स ने धीरे से कहा, वो मुझसे बात कर रही है। कौन? वो एलिनोर। वॉटसन ने आगे बढ़कर आईना पकड़ने की कोशिश की, पर उसी पल कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और आईना उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। टूटी हुई सतह में कुछ पल के लिए किसी का चेहरा दिखाई दिया, जैसे कोई भीतर से झांक रहा हो। वॉटसन चिल्लाया, बस ये सब बंद करो। पर होम्स शांत था। वॉटसन, उसने कहा, कभी कभी तर्क भी उन चीजों को नकार नहीं सकता जिन्हें मन जानता है। अगले दिन होम्स ने अचानक घोषणा की, हम वापस काल्विक जा रहे हैं। वॉटसन ने अविश्वास से देखा, क्या? फिर से? पर क्यों? होम्स बोला, क्योंकि आईना सिर्फ कोई वस्तु नहीं, एक संकेत है। किसी ने ये भेजा ताकि मैं लौटूं, क्योंकि हवेली में कुछ अब भी बाकी है। वॉटसन ने विरोध किया, तुम मानसिक रूप से थके हुए हो। शायद, होम्स ने कहा, पर अगर तर्क मेरा हथियार है तो डर मेरी परीक्षा। दोबारा वही गाँव, वही कोहरा, वही ठंडी हवा। पर इस बार हवेली की दीवारों पर नए ताले लगे थे। होम्स ने कहा, हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो बाहर है। वॉटसन ने पूछा, क्या? होम्स ने अपने हाथ से बर्फ हटाई और जमीन पर एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर उकेरा था, हियर लाइज वॉट वॉज नेवर डेड। यहां दफन है वो जो कभी मरा ही नहीं। वॉटसन सिहर उठा, इसका क्या मतलब है? होम्स ने फुसफुसाकर कहा, वॉटसन, मुझे लगता है एलिनोर की आत्मा कभी वहां नहीं थी। वो किसी और में जिंदा थी। किसी और में? हेल्गा में। वॉटसन ने चौंक कर कहा, मतलब हेल्गा सिर्फ उसका प्रतिरूप नहीं? नहीं, होम्स बोला, हेल्गा वही थी, एलिनोर। होम्स ने धीरे धीरे पूरा तर्क समझाया।
3 साल पहले एलिनोर नहीं मरी। हेनरिक ने उसे प्रयोग के लिए बर्फ के नीचे जीवित रखा, उस स्कारलेट कंपाउंड का इस्तेमाल कर जिससे शरीर की धड़कनें धीमी हो जाती है और मृत्यु का भ्रम होता है। हेल्गा सिर्फ उसका नया नाम था। जब वो लौटी तो वो आधी जिंदा थी, आधी मर चुकी। उसने अपनी पहचान बदल ली ताकि बदला ले सके। वॉटसन स्तब्ध था। तो भूत, आवाजें, सब सब एक भ्रम था जो एक अधमरी आत्मा ने बनाया ताकि दुनिया उसे महसूस करे। वॉटसन ने धीमे स्वर में कहा, तो अब वो सचमुच मर चुकी है? होम्स ने आईने की ओर देखा। मौत शायद 2 बार नहीं आती, वॉटसन, पर कुछ यादें कभी नहीं मरती। लंदन लौटते वक्त रात का आसमान नीला और ठंडा था। होम्स चुप था। वॉटसन ने पूछा, अब तो सब खत्म हुआ, है ना? होम्स ने धीरे से कहा, खत्म? वॉटसन, जब मैंने आखिरी बार उस आईने में देखा तो मुझे अपना चेहरा नहीं, किसी और का प्रतिबिंब दिखा। किसका? एलिनोर का। वॉटसन ने घबराकर कहा, तुम मजाक कर रहे हो? होम्स ने सिर हिलाया। काश ऐसा होता। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बर्फ गिर रही थी, और उसे लगा जैसे बर्फ के हर कण में कोई आवाज फुसफुसा रही हो। सच खामोशी के नीचे सोता है। लंदन लौटे कई हफ्ते बीत चुके थे। शहर अब भी वही था। कोहरा, घोड़ा गाड़ी की टपकती ध्वनि और अखबारों में रोज नए अपराध। पर शेरलॉक होम्स बदल चुका था। वो कम बोलता था, कम खाता था और लगभग सोता नहीं था। डॉक्टर वॉटसन ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपने जीवन में होम्स को इतने केस सुलझाते देखा, पर पहली बार देखा कि कोई केस उसे सुलझा गया। उस दिन सुबह वॉटसन उठे तो देखा होम्स अपने कमरे में नहीं था। टेबल पर सिर्फ एक नोट पड़ा था, व्हाइट हॉल लैबोरेटरी, प्रोजेक्ट स्कारलेट। डू नॉट फॉलो मी। वॉटसन ने गहरी सांस ली। प्रोजेक्ट स्कारलेट, वही नाम, वही खून का रहस्य। होम्स अब व्हाइट हॉल साइंस डिपार्टमेंट पहुंचा था, जहां कभी डॉक्टर हेनरी ब्लेक ने अपने प्रयोग किए थे। वही प्रयोग जिनसे स्कारलेट कंपाउंड बना था। एक ऐसा रसायन जो शरीर की जीवंती को स्थिर कर मौत जैसा भ्रम पैदा करता था। प्रयोगशाला अब बंद थी, पर होम्स अपने तरीके से अंदर चला गया। अंदर धूल जमी थी, पर कांच की शीशियों पर अभी भी हल्की लाल परत थी। वो फाइलें देखने लगा और तभी उसे एक दस्तावेज मिला। सब्जेक्ट नंबर 3, इलेनर एच, अरेंसबर्ग। स्टेटस, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, क्रायो सस्पेंशन अचीव्ड। ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्ट रिवाइव्ड ब्रीफली आफ्टर 72 आवर्स। होम्स के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब, एलिनोर सिर्फ मरी नहीं थी, वो दोबारा जगी थी। उसी वक्त प्रयोगशाला के कोने से हल्की फुसफुसाहट आई। तुम बहुत देर कर चुके हो, होम्स। होम्स मुड़ा। वहां कोई नहीं था, पर एक शीशे की अलमारी के अंदर भाप जमी थी, और उस पर उभर आया वही वाक्य, ट्रूथ स्लीप्स बीनीथ साइलेंस। रात ढलने लगी। होम्स वापस 221 भी लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। वॉटसन ने पूछा, तुम कहाँ थे? वॉटसन, होम्स ने कहा, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि एलिनोर मरी नहीं थी? वॉटसन सन्न रह गया। क्या? होम्स बोला, उसके शरीर को स्कारलेट कंपाउंड से संरक्षित किया गया था, जिसने उसकी शारीरिक गति रोक दी थी, पर दिमाग को जीवित रखा। मतलब वह जागती रही? हां, होम्स ने कहा, और जब वो लौटी तो उसने हेल्गा का चेहरा पहन लिया। वॉटसन ने सिर पकड़ लिया। यह पागलपन है, होम्स। शायद, होम्स बोला, पर तर्क भी तब बिखर जाता है जब सच जमे हुए रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो। अगले दिन वॉटसन शहर गया, पर जब लौटा तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच फर्श पर बर्फ जमी थी, और उसके ऊपर वही छोटा आईना, टूटा हुआ। आईने के टुकड़ों के बीच एक संदेश लिखा था, खून से, शी इज अवेक।
वॉटसन ने घबराकर चारों ओर देखा। होम्स, कहाँ हो? तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, यहां, वॉटसन। वो धीमे कदमों से बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। होम्स, तुम्हें क्या हुआ? वो बुदबुदाया। मैंने उसे देखा, वॉटसन। वो आई थी। उसने कहा, तुम्हारा तर्क मुझ में है। वॉटसन ने डरते हुए कहा, तुम हैल्यूसिनेट कर रहे हो। होम्स मुस्कुराया। अगर हैल्यूसिनेशन इतना सच लगे कि ठंड भी महसूस हो, तो क्या वो झूठ कहलाएगा? वॉटसन ने अगले दिन इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को बुलाया। होम्स की हालत ठीक नहीं। उसे लगता है कि व्हाइट लेडी लौट आई है। लेस्ट्रेड ने कहा, वॉटसन, यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। हेल्गा मरी, हवेली सील हुई, और अब अगर होम्स उसे देखता है तो। वॉटसन ने बीच में कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। पर उसी वक्त दरवाजे के नीचे से ठंडी धुंध अंदर आई, और दीवार पर धीरे धीरे एक आकृति उभरी। सफेद गाउन, सुनहरी अंगूठी, और वही आंखें। लेस्ट्रेड ने घबराकर कहा, ये कैसे संभव है? वॉटसन बोला, यही तो सवाल है। आकृति बोली, होम्स ने वादा किया था, वो तर्क से जीत जाएगा। और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेस्ट्रेड कांप गया। मैं यहां नहीं रुक सकता। वो भाग गया। वॉटसन अकेला रह गया, सिर्फ होम्स के साथ, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। रात को वॉटसन जागा तो देखा, होम्स वही टूटा आईना जोड़ने की कोशिश कर रहा था। होम्स, बस करो। नहीं, वॉटसन, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूं। किसे? सच को, वो बोला। अगर वो मेरा भ्रम है, तो मुझे दिखना चाहिए कि मेरा दिमाग कितना शक्तिशाली है। और अगर वो सच है, तो मुझे जानना होगा कि क्यों। वॉटसन ने हार मान ली। होम्स ने आईना खड़ा किया और उसमें देखा। पहले सिर्फ धुंध थी, फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, एलिनोर। वो बोली, तुमने मुझे जगाया, शेरलॉक। मैंने? हां, तर्क ने मेरे नींद के दरवाजे तोड़े। अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। अचानक आईना फट गया और उसके टुकड़े बिखर गए। वॉटसन ने देखा, होम्स वही खड़ा था, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी। वॉटसन, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम भी ठंड महसूस कर रहे हो? अगले कुछ दिनों में होम्स गायब हो गया। वॉटसन ने शहर के हर कोने में उसे ढूंढा, अस्पताल, डॉक, यहां तक कि स्कॉटलैंड यार्ड में भी। फिर एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। लिफाफे पर लिखा था, फॉर डॉक्टर जॉन वॉटसन फ्रॉम एसएच। वॉटसन ने कांपते हाथों से खोला। प्रिय वॉटसन, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में है, तो समझो मैं जीत गया या पूरी तरह हार चुका हूं। मैंने एलिनोर को देखा। शायद वो मेरे तर्क का आखिरी रूप थी, वो हिस्सा जो मैंने इंसानियत में दबा दिया था। अब मैं उसे वही भेजने जा रहा हूं जहां वो है, बर्फ के नीचे। मत ढूंढना, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ खामोशी में सुरक्षित रहते हैं। तुम्हारा, शेरलॉक। 3 हफ्ते बाद नॉर्वे की सीमा पर एक बर्फीली घाटी में एक शव मिला, काले कोट में, हाथ में टूटा हुआ आईना, और आंखें जमी हुई पर शांत। उसके पास एक नोट था, ट्रूथ स्लीप्स बीनीथ साइलेंस। वॉटसन जब पहुंचा तो बर्फ गिर रही थी। वो झुका और होम्स का चेहरा छुआ। अब तुम सच में शांत हो, मेरे दोस्त, उसने फुसफुसाया। पर मुझे यकीन है, कहीं न कहीं तुम अब भी तर्क और आत्मा के बीच उस पतली रेखा पर खड़े हो। लंदन में अब भी कभी कभी ठंडी हवा चलती है, और जब वो हवा मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो, वॉटसन, तर्क मत खोजो, बस महसूस करो। शायद वो आवाज शेरलॉक की है, या शायद उस हवेली की जो अब भी सांस लेती है। मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं, कुछ साए कभी पिघलते नहीं। स्कालविक की घाटी में सुबह का सूरज उगा, पर उसकी किरणें भी ठंडी थी। थेम से बहुत दूर ये वो जगह थी जहां शेरलॉक होम्स की आखिरी सांसें जम गई थी। डॉक्टर वॉटसन वहां खड़ा था,
आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ धुंध। सामने बर्फ के बीच एक पत्थर था जिस पर खुदे थे शब्द, हियर रेस्ट्स द माइंड दैट डिफीटेड द इम्पॉसिबल। यहां विश्राम कर रहा है वो मस्तिष्क जिसने असंभव को हराया। पर वॉटसन जानता था, यह विश्राम नहीं था, यह किसी नई शुरुआत का मौन था। होम्स के शरीर के पास सिर्फ दो चीजें मिली, एक टूटा हुआ आईना और एक छोटा नोटबुक। वॉटसन ने नोटबुक खोला। पहला पन्ना धुंधला था, पर उस पर लिखा था, अगर आत्मा है तो वो सिर्फ स्मृति में जीवित रहती है। नीचे एक अजीब आरेख, एक सर्पिल जिसमें केंद्र में लिखा था E.H. एलिनोर। वॉटसन ने बुदबुदाया। दूसरे पन्ने पर कुछ समीकरण थे, फिर एक पंक्ति, प्रोजेक्ट स्कारलेट वॉजंट अबाउट ब्लड, इट वॉज अबाउट मेमोरी। वॉटसन की सांस अटक गई। मतलब ये प्रयोग लोगों के दिमाग, उनकी यादों को स्थिर करने के लिए था। उसे याद आया एलिनोर का कहना, मैं उसकी याद में जिंदा रहना चाहती हूं। वॉटसन धीरे धीरे समझने लगा, होम्स ने न सिर्फ एक केस सुलझाया था, बल्कि किसी और की चेतना को अपने भीतर समा लिया था। लंदन लौटने के बाद भी वॉटसन की नींदों में बर्फ की आवाजें गूंजती रहीं। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, कभी खिड़की पर किसी का साया दिखता। एक रात वो उठा और देखा 221 बी की दीवार पर भाप से लिखा था, ट्रूथ स्लीप्स बीनीथ साइलेंस। फिर वही वाक्य। वॉटसन ने फुसफुसाया। वो भागा, होम्स के पुराने कमरे में गया। वहां वायलिन अब भी रखी थी। वॉटसन ने वायलिन छुई और उसी पल एक धीमी धुन खुद ब खुद बजने लगी। कंपन ठंडे हवा में फैल गई। उसकी आंखों के सामने जैसे परछाइयां बनी। पहले होम्स का चेहरा, फिर एलिनोर का, और फिर दोनों मिल गए। वो पीछे हट गया। नहीं, ये संभव नहीं। पर आवाज आई, वॉटसन, मैं अब अकेला नहीं हूं। वॉटसन के हाथ से वायलिन गिर गई। अगले दिन वॉटसन ने निर्णय लिया, वो होम्स की वस्तुएं दफन करेगा। वो ट्रंक खोल रहा था, तभी नीचे उसे वही आईने का आखिरी टुकड़ा मिला, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, When reflection dies, truth wakes। जब प्रतिबिंब मरता है, तब सच जागता है। वॉटसन ने उसे सीने से लगाया। तुमने क्या किया था, होम्स? उसी वक्त आईना हल्का सा गर्म हुआ और उसके भीतर बर्फ जैसी छवि उभरी। वो आवाज, वही जो आखिरी बार स्कालविक में सुनी थी। वॉटसन, अब तर्क की जरूरत नहीं। वॉटसन की आंखों से आंसू बहे। होम्स, आईने की सतह में उसने देखा। होम्स बर्फीले मैदान में खड़ा था, उसकी पीठ एलिनोर की ओर। वो बोला, अब कोई रहस्य नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ शांति। और फिर बर्फ में विलीन हो गया। कुछ महीने बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने वॉटसन को बुलाया। उसने कहा, हमने स्कालविक केस बंद कर दिया है। होम्स की मौत को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हाइपोथर्मिया घोषित किया गया है। वॉटसन ने कहा, तुम समझते नहीं इंस्पेक्टर, वो मरने नहीं गया था, वो खुद को साबित करने गया था। लेस्ट्रेड ने सिर हिलाया। वॉटसन, दुनिया भूतों पर नहीं, सबूतों पर चलती है। वॉटसन मुस्कुराया, और कभी कभी इंस्पेक्टर, सबूत वही होता है जो दिखता नहीं। लंदन की एक सर्द शाम, बेकर स्ट्रीट पर अब नया किराएदार रह रहा था। वॉटसन अपने पुराने कमरे में आखिरी बार आया, कुछ यादें समेटने। कमरे में अब भी हल्की सी ठंड थी। वो फायरप्लेस के पास बैठा और देखा, कोने में वायलिन रखी थी। उसने उसे धीरे से उठाया, तारों पर उंगलियां फेरी, और अचानक वही धुन बज उठी जो सिर्फ होम्स बजाता था। वॉटसन के चेहरे पर आंसू बह निकले। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई, जहां धुंध में किसी ने उकेरा था, द माइंड नेवर डाइज। वॉटसन मुस्कुराया, तुम अब भी यही हो मेरे दोस्त। वॉटसन की आखिरी डायरी से, शेरलॉक होम्स मर गया, पर उसका तर्क जीवित रहा। शायद इसलिए कि वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो सोच का प्रतीक था। और सोच कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है।
कभी कभी जब रात बहुत ठंडी होती है, मुझे खिड़की पर सफेद छाया दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें याद है, वॉटसन? सच अब भी खामोशी में सो रहा है और मैं जवाब देता हूं, हाँ, होम्स। पर अब मैं भी सो गया हूं। स्काल्विक की घाटी में हर सर्दी एक नई परत बर्फ की जमती है, पर पुराने पत्थर अब भी वही है। एक रात गांव के बच्चों ने कहा, उन्होंने बर्फ के बीच किसी आदमी को चलते देखा, लंबा कोट, पाइप हाथ में, और पीछे एक सफेद औरत की छाया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं बस तर्क की आखिरी सांस हूं, और कोहरे में गुम हो गया। समाप्त। द फ्रोजन स्पेक्टर। हर रहस्य का अंत तर्क में नहीं होता। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं, जैसे बर्फ की खामोशी।